वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का और उसकी क़यादत की तरफ से जो पॉलिटिकल सिग्नलिंग नज़र आ रही है थोड़ी सी हट के। हालिया चंद रोज़ के अंदर जो नवाज़ लीग क़यादत है उसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी आने की बात की है और यहाँ तक कहा है कि किसी किस्म के उनके कोई इख्तलाफात ही नहीं हैं। इस हवाले से सबसे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब उन्होंने 11 मई को एक टॉक शो के अंदर हिस्सा लिया और उसके अंदर ये कहा कि नवाज़ लीग की अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हालिया दिनों में तो जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो आइडियल हैं। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू जो था वो सामने आया और उन्होंने ये दावा किया कि उनकी जमात का कभी भी किसी इदारे या फरीक के साथ कोई झगड़ा था ही नहीं और ना झगड़ा था और ना किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात की गई। अब्बासी साहब के बकौल इस तरह की जब झगड़ा था ही नहीं तो फिर सुलह की बात क्या करनी। ये जो ताज़ा तरीन बयानात हैं और बज़ाहिर एक तब्दील होती हुई हिकमत अमली है, इसका एक ख़ास पस मंज़र है जिसको सामने रखना बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ अक्टूबर के अंदर PDM के जब जलसे शुरू हुए थे मुल्क भर में तो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से जो तकरीरें की गई इन जलसों के दौरान उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया, लोगों के नाम भी लिए गए और इसके बाद इसके ऊपर न सिर्फ बहुत बहस हुई बट कहा यह जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से भी आवाज़ें उठीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक आध इंटरव्यू में जिक्र किया, कहा यह जाता है कि कराची के अंदर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसा होस्ट किया तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि नवाज़ शरीफ साहब वहाँ तकरीर ना करें, जो नहीं की गई। मरियम नवाज़ साहिबा का भी जो लहजा था इन दिनों में खासा सख्त रहा और नैब के हाथों जब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी भी उन्हीं दिनों के अंदर देखने में आई। मगर अब चंद रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी ज़मानत पे रिहाई हो चुकी है और अब नवाज़ लीग की तरफ से जो उनके सीनियर रहनुमा हैं उनके जो लहजे में हम कह सकते हैं एक नरमी नज़र आ रही है। ज़ुबैर साहब का हमने जिक्र किया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र किया और इसके साथ साथ ये भी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात है PDM के हिकमत अमली के हवाले से, ख़ास तौर पे इस्तीफ़ों के हवाले से, वो भी एक बहुत अहम इशू रहा है जिसके ऊपर बहुत बहस हुई है क्योंकि इन्हीं दिनों के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी एक ट्वीट की, उन्होंने जिक्र किया एक नए सिलेक्टेड का और कहा यह जाता है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ इशारा कर रही थी। क्या वाकई अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रवैया जो है तब्दील हो रहा है? क्या ये जो तब्दीली आई है इसका ताल्लुक़ शहबाज शरीफ साहब की रिहाई से है और जो उनकी कोई नई स्ट्रैटेजी है जिसका आजकल जिक्र हो रहा है? इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ सुहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी वड़ाइच साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र किया हमने, उससे पहले ज़ुबैर साहब ने भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कहा कि कोई लड़ाई नहीं है या ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सर क्या मामला है ये, कुछ हमें बताएं, बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में? देखिए, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पहले ये सूरत हाल नहीं थी, सूरत हाल में तब्दीली आई है। पहले जैसे कि आपने अपने पस मंज़र में बताया है कि पहले जलसों में सरेआम नाम लिए जाते थे, अदारों को वार्न किया जाता था, कहा जाता था कि जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे रास्ते में रुकावट है, इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, मुझे क्यों निकाला, ठीक है। तो ये सारी बातें मौजूद थी, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ इसमें कुछ तब्दीली आई है। ऐसे लगता है कि पसे दीवार कुछ मुलाकातें, कुछ नामा क़याम हुआ है जिसके नतीजे में ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत पे बाहर आना, शहबाज शरीफ का फिर अचानक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलना और फिर उनके लहजे के अंदर ये तब्दीली, अगर ये सारी कड़ियाँ मिला के देखी जाए तो ऐसे लगता है कि कुछ अंगड़ाई जो है सियासी मौसम में वो नई ली जा रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये कोई इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ से इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई है, नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरी ऑप्शंस को
जो पहले बिल्कुल बंद किया हुआ था और बिल्कुल वो नज़रअंदाज कर रहे थे, मेरा ख्याल है उसके अंदर कोई थोड़ी सी तब्दीली देखने में आ रही है और ऐसे लगता है कि वो दूसरी जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख रहे हैं और उनको पर भी तवज्जो दे रहे हैं। सर, आपने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया और कि वो दूसरी ऑप्शंस को देख रहे हैं, बट सर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब के अगर लहजे में तब्दीली आई या उनके कहीं मूड में तब्दीली आई होगी, क्योंकि उनके इशारे के बगैर तो शायद खाकान अब्बासी साहब या ज़ुबैर साहब इस तरह की गुफ्तगू ना करें, तो उनका रवैया क्यों तब्दील हुआ? ख़ास तौर पे अगर हम जैसे आपने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब तो अभी निकले हैं, उनकी भाई से कोई वन ऑन वन अभी तक मुलाकात नहीं हुई, और अगर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात नहीं हुई जिसमें कहा जाता है कि वो शायद एक मकसद उनकी ट्रिप का ये था कि वो नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे, कुछ उनको समझाएंगे, तो नवाज शरीफ साहब के फिर रवैये में अगर कोई तब्दीली है या लचक है, उसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, लचक नवाज शरीफ के लहजे में या शहबाज शरीफ के लहजे में तो तब आ सकती है अगर पहले मुक्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट के लहजे में लचक आए। तो मैं तो गुजारिश यही कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के लहजे में कुछ लचक है, और वो पहले जो बिल्कुल ऐसे लगता था कि सिर्फ एक ही सफ़े पर हैं वो और तहरीक इंसाफ, और किसी दूसरे की उस सफ़े पर गुंजाइश ही नहीं है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो मुखालिफ जमातें हों। मेरा ख्याल है उसमें तब्दीली आई है। अब उस सफ़े पर शायद अपोजिशन की गुंजाइश पैदा हो गई है, और उस लचक की वजह से फिर जाहिर है नून लीग जो है उसको भी लचक दिखानी पड़ रही है। लेकिन ये लचक कितनी है, इसके अंदर कितनी गहराई है, ये इसका इजहार फ़ौरन हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं या नहीं। अगर तो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत को नाराज़ करके भी बाहर चले गए तो यूँ समझिए कि काफ़ी गहराई है इस लचक में जो मुक्तदरा और नून के दरमियान चल रही है। और अगर यूँ समझिए कि मुक्तदरा पीछे हट गई तहरीक इंसाफ के दबाव पर शहबाज शरीफ को बाहर भेजने में, तो फिर यूँ समझिए कि ये इसमें कोई गहराई नहीं, एक एफर्ट थी जो बहुत कामयाब नहीं थी। अच्छा सर, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये लचक जो थी, इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है एक तो जो अब तक की सुनी सुनाई बातें हैं उसमें ये लगता है कि जो गवर्नेंस और परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, उससे एस्टेब्लिशमेंट मुतमिन नहीं है, और इसका कई जगह पे इजहार देखने में आया है। वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं कर रहे, उसके कोई हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन बार बार ये इजहार ज़रूर कर रहे हैं कि हुकूमत जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, और इस पर कभी भी कोई सेटिस्फेक्शन का इजहार जो है वो मैंने नहीं सुना। तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि कोई बेटर गवर्नेंस जो है, या तो ये हुकूमत बेटर गवर्नेंस करे, या फिर अगर नहीं करती तो फिर जाहिर है इस हुकूमत ने तो ज़वाल पजीर होना है, तो वो बाकियों के साथ भी नाराज़ रहें और हुकूमत भी ज़वाल पजीर रहे, ये तो फिर दानिशमंदी नहीं है। सर, तो क्या अब इस लचक का नरमी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसके बाद फिर आपने जैसे कहा कि उसके रिएक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, क्या अब पीडीएम के ऊपर इसका हमें कोई असर नज़र आएगा? क्योंकि एक दफ़े फिर इतलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मौलाना साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई है, मीटिंग भी होने वाली है, कुछ इस तरह की भी अनकन्फर्म्ड खबरें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लौट के आना चाहती है पीडीएम में। कहीं कोई फ़र्क पड़ेगा हमें पीडीएम की हिकमत अमली में भी कोई तब्दीली नज़र आएगी, या वो बिल्कुल इट्स अ डेड हॉर्स, अब उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है? आरफा, देखें लॉजिकली अगर देखें ना, तो मुझे तो पीडीएम की लड़ाई समझ नहीं आती। जब दुश्मन मुश्तरका है, जब दोनों के ख़िलाफ़ केसेस हो रहे हैं, दोनों का एजेंडा एक है, तो इनकी लड़ाई फरुआत पर हो रही है, छोटी बातों पर हो रही है। मेन फोकस तो यही है। तो मेरा ये ख्याल है कि चाहे ये कच्चे धागे में बंधे, इन्होंने इकट्ठे होना है दोबारा, क्योंकि खान साहब उसी तरह मौजूद हैं, उनका एजेंडा एहतसाबी एजेंडा उसी तरह मौजूद है जिसको ये पार्टियां इंतकामी एजेंडा कहती हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में पीडीएम के पास या पीपल्स पार्टी के पास और क्या रास्ता है? क्या वो अकेले लड़ेगी? इससे बेहतर है कि सब मिल के लड़ें। तो लॉजिकली तो मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है इसके पीडीएम के टूटने की, लेकिन हकीकत यह है कि ये टूटी हुई है, इस वक्त किरची किरची है। लेकिन मुझे लगता है कि रियलाइजेशन है कि ये गलत हुआ है,
और इसको किसी न किसी तरह संभालने की कोशिश की जाएगी। पर सर फिर यहाँ भी वही सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं किसी जमात को तो लचक दिखानी पड़ेगी। किसान पीपल्स पार्टी माफी मांगेगी जैसे कि, हाँ जी, मेरा ख्याल है दोनों इकट्ठे माफी मांग लें। बेहतरीन तो तरीका ये है कि दोनों इकट्ठे माफी मांग ले कि हमने भी गलत किया था और रास्ता निकाल लें। बट डू यू थिंक कि वो मतलब कि क्योंकि उस वक्त जो एक टोन थी जो पीडीएम की तरफ से भी हमें सुनने को मिली वो भी बहुत सख्त थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बिल्कुल ही मतलब के फैसले जो थे यूनिलैटरली किए, तो उस वक्त लग रहा था कि शायद बहुत वाज़े गैप है दोनों के दरमियान। बट अब खामोशी है, तो इस खामोशी का क्या हम मतलब ये समझ निकाल सकते हैं कि देयर माइट बी सम मीटिंग ऑफ द माइंड्स बिहाइंड द सीन? मेरा ख्याल है दोनों को रियलाइज हुआ है कि अल्टीमेटली जो नतीजा निकला है वो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। देखिए, लड़ तो पड़े, जाहिर है, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी की, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट किए, बयानात दिए, उसकी जो उन्होंने शोकाज नोटिस था वो फाड़ा, ये सारा कुछ ठीक था। लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला? पीडीएम इनएक्टिव हो गई, अपोजिशन इनएक्टिव हो गई, मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुअत्तल हो गई, गवर्नमेंट को फ्री हैंड मिल गया, गवर्नमेंट के ऊपर जो दबाव था वो ख़त्म हो गया, आवाम की उम्मीद ख़त्म हो गई। तो ये सारा कुछ भी तो उसका रिज़ल्ट है ना। तो जो रिज़ल्ट है उससे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और पीडीएम की बाकी पार्टियां भी इत्तेफाक तो नहीं करती होंगी। अगर वो सोचते होंगे तो डेफिनेटली उन्हें ये दुख लगता होगा कि ये सारा कुछ जो हमने कर तो दिया है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? इसके नतीजे में कमज़ोर हो गई अपोजिशन, कोई अपोजिशन मजबूत तो नहीं हुई। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो सुहेल साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रवैये में स्टेटमेंट्स के अंदर थोड़ी सी एक लचक नज़र आ रही है। बात कर रहे हैं जो सीनियर लीडरशिप है कि उनका तो इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है या ताल्लुकात बेहतर हो गए। सुहेल साहब, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई लचक दिखाई गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो रेसिप्रोकेट कर रही है। पर सर, जो शेखुपुरा मरियम नवाज़ साहिबा गुज़िश्ता रोज़ गई और वहाँ उन्होंने एक तकरीर सी की, वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे, उनके रवैये या उनके लहजे में तो अभी क्या हम कह सकते हैं कि कोई लचक नज़र आ रही है? उन्होंने तो उतनी ही सख्त तकरीर की कि अवाम और इमरान खान के रास्ते से हट जाओ। उन्होंने नाम लिए बगैर ऑब्वियसली कहा, बट कहा तो सही कि अवाम को और इमरान खान को आपस में एक दूसरे से डील कर लेने दो और फिर अवाम जाने और इमरान खान जाने। तो वहाँ हमें कोई तब्दीली नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है कि नवाज़ लीग की सियासत को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि वो हमेशा जारहियत या एग्रेशन और मुफाहमत, इसके मिलाप को मिला के चलते हैं। वो हमेशा दोनों कॉम्बिनेशन साथ रखते हैं। वो जो गुड कॉप और बैड कॉप है ना, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, और वो जानबूझ के ऐसे करते हैं कि एक बंदा जो है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन लेता है और दूसरा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन लेता है, लेकिन आपस में मिले होते हैं। आपस में वो हमेशा जब बात है, असल बात तो ये है कि वो इमरान खान को हटाना चाहते हैं। असल बात तो ये है कि वो अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर करके दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ये 2 पॉइंट एजेंडा है। ज़ाहिर है इस 2 पॉइंट एजेंडे में पहला पॉइंट अगर मुफाहमत से मिलता है तो वेरी गुड, अगर मुफाहमत से नहीं मिलता तो फिर जारियत जो है फिर उससे फिर कुछ डिफाइंस से फिर कोशिश की जाएगी कि वो हासिल किया जाए। तो चुनांचे आप देखते हैं कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ हमेशा डिफाइंस से काम लेते हैं, और शहबाज शरीफ हमेशा रिकन्सिलिएशन से, मुफाहमत से वो बात करते हैं। और अल्टीमेटली सवाल ये है कि जब भी एक वक्त आता है, दोनों उसका कॉम्बिनेशन बना के जो है उसके फ़ायदे हासिल करते हैं। यही उनका तरीक़ेकार है और इसी को समझना चाहिए।
सर तो फिर अब आपकी बातों से तो लग रहा है कि जैसे वही कुछ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो सर क्या इसका ताल्लुक कहीं पंजाब से तो नहीं है? आपने भी जिक्र किया कि द पावर्स दैट बी वो गवर्नेंस से खुश नहीं है, और गवर्नेंस भी खास तौर पे पंजाब की, और वहाँ फिर ये भी जिक्र होता है कि तब्दीली आ सकती है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कोई रोल प्ले करे, जहांगीर तरीन खान ग्रुप कोई रोल प्ले करे। तो क्या ये जो हम बात करें, जैसे जुबैर साहब ने कहा कि ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, कहीं जो सेम पेज है वो पंजाब के अंदर चेंज ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है? मेरा ख्याल है अभी वहाँ तक बात तो नहीं पहुँची, ना कोई उसकी अभी इंडिकेशन आई है कि पंजाब के अंदर कोई तब्दीली जो है उसकी तरफ मामलात जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जाहिर है अगर कोई मामलात बेल मंडे चढ़ी और कोई रिकन्सिलिएशन हुई तो फिर डेफिनेटली आगे भी ये मामला चलेगा। फ़िलहाल तो इतनी बात है कि अपोजिशन जो है उसको जो पहले रिजेक्ट किया जाता था और इसको सिस्टम का हिस्सा नहीं समझा जा रहा था, उसको सिस्टम से बाहर धकेला जा रहा था, उसके अंदर तब्दीली आई है। लचक इतनी आई है कि भाई उनको भी अहमियत दो, उनकी भी बात सुनो, और उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है वो ऐसी नहीं है कि जिस पर मुकम्मल इंसार किया जा सके। तो जो रियासती अदारे हैं ज़ाहिर है वो भी देख रहे होते हैं कि अगर इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस या परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है तो ज़ाहिर है दूसरी ऑप्शन जो है उनको भी आप बिल्कुल ख़त्म कर दें तो ये मुमकिन नहीं होता। तो सर फिर ये दूसरी ऑप्शन के साथ अगर ताल्लुकात सिर्फ अभी ठीक होने हैं, हमें इसका सिर्फ असर नज़र आएगा इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि रिलीफ कुछ मिलेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत को, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज बाहर आ चुके हैं, हो सकता है ख्वाजा आसिफ साहब और जावेद लतीफ़ साहब को भी बेल मिल जाए, या इससे ज़्यादा भी हम कुछ देखेंगे? आप कहते हैं कि इट्स टू सून टू से, बट मतलब कि इसके बाद तो अगला कदम सर यही हो सकता है ना कि एक हुकूमत गिरे या नए इलेक्शंस कॉल हो जाए। क्या आपको ये भी कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है आने वाले दिनों में? देखें, पॉसिबिलिटी तो हर वक्त होती है। असल सवाल यह है कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिससे मुक़्तदरा और जो तहरीक इंसाफ है इसके तल्लुकात ख़राब हो जाए या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएं या ज़िद की हद तक या ईगो की हद तक चले जाएं तो यस ये मुमकिन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों साइडों पे ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि हमने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं जाना। किसी हद तक इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी किसी हद तक स्पेस देती है इमरान खान को, इस वजह से ये चलता जा रहा है। अगर फ़र्ज़ करें पंजाब गवर्नमेंट या केपी गवर्नमेंट के बारे में हमें सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इनके बारे में अच्छी राय नहीं रखती और ये समझते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें कि इसके बावजूद उन्होंने 3 साल कोई उनके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं डाली, कोई उनको हटाने की कोशिश भी नहीं की, उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश भी नहीं की, उनके ख़िलाफ़ कोई स्कैंडल भी नहीं लेके आए। तो ये एक नया रवैया है जो इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट इस तरह नहीं करती थी। एस्टेब्लिशमेंट का इजहार जो था नाराज़गी का वो किसी न किसी तरीके से आता रहता था। इस दफ़ा शायद एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि ये चलते रहें और किसी तरह ये कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे तो उन्हें लचक दिखानी पड़ रही है कि ताकि दूसरी ऑप्शन जो हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो मेरा तो ज़ाती तजज़िया ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ छोटा सा ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ताज़ा तरीन स्कैंडल पीटीआई हुकूमत के हवाले से सामने आया है, रावलपिंडी की रिंग रोड के अंदर जो तब्दीलियाँ की गई और उसके अंदर जो हुकूमत के करीब लोग हैं उनका भी जिक्र हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का और इसके अंदर होने वाली जो बदअनवानी का जिक्र आजकल हो रहा है। पंजाब हुकूमत की जो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं उनके मुताबिक जो रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा है
और इसको लॉन्च किया गया था जो पिंडी के अंदर ट्रैफिक का दबाव है उसको कम करने के लिए। 65 किलोमीटर तवील ये रिंग रोड का मंसूबा जो था, इसके अंदर सरकारी मुलाजमान की तरफ से तब्दीलियां करने का इल्ज़ाम है और कहा है कि कुछ लोगों, मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया। पंजाब हुकूमत की जो मीडिया के अंदर चार्जशीट सामने आई है उसके मुताबिक इसके अंदर जो बुनियादी किरदार था वो रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद का था और इनके साथ साबिक जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम ताबिश और साबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि इन तीनों ने मिलकर जो गैर कानूनी तौर पर रिंग रोड मंसूबे के अंदर तब्दीलियां की और फ्रॉड किया और इसकी वजह से सरकारी ख़जाने को 2 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। जो ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक ये जो मामला है अब नायब रावलपिंडी और एंटी करप्शन पंजाब इसको देख रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस मंसूबे के अंदर मीडिया के अंदर नाम आ रहा था वज़ीर आज़म के जो मावन ख़ुसूसी हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब का, और उनकी हवाले से ये ख़बर आई कि क्योंकि उनका नाम सामने आया है इसलिए जब तक तहकीक़ात मुकम्मल नहीं हो जाती उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। साथ साथ जो दूसरा नाम आ रहा है वो है साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब का। मगर आज इसी हवाले से जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ये बयान दिया कि इब्तदाई जो तहकीक़ात हुई हैं, जो तफसील हुकूमत तक पहुँची है, उसके अंदर किसी मुशीर या किसी वज़ीर का नाम नहीं आ रहा। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर यार साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद की। वेलकम टू द शो आमिर जी। सर बताइएगा कि ये क्या मामला है, एक इतना बड़ा स्कैंडल ईद के ऊपर बन गया, कहाँ से शुरू हुआ, कब पता चला, कुछ तफसील हमारे साथ शेयर करें। ये प्रोजेक्ट जो सा है वैसे तो 2008 से मतलब इस पर मुख्तलिफ प्रपोजल्स चलती रही हैं, 2011 में भी बनी, 2017 में भी बनी, लेकिन ये पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद इस पे काम तेज़ी से शुरू हुआ। 2019 में इस पे काम शुरू हुआ, बीच में कोविड का सीज़न आ गया, लेकिन इसके साथ साथ काम होता रहा। इसमें पहले ये इसका था रूट छन्नी शेर आलम से ठलियाँ तक का, सही। फिर उसके बाद इसके ऊपर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का भी था, पिछली गवर्नमेंट के साथ उनके भी चल रहा था कि ये वो 400 मिलियन डॉलर जो सा है वो इन्वेस्ट करेंगे इसमें, इस प्रोजेक्ट में। लेकिन जब इस गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने जो सा इसके ऊपर नए सिरे से काम किया और उन्होंने फिर इस पर डिसाइड ये किया कि इसको हम खुद बनाएंगे और पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे बनाएंगे। तो इसके लिए फिर इन्होंने दोबारा काम शुरू किया और इसका रूट जो सा था वो नेस्पाक के पास था। नेस्पाक ने जो पहले समरी दी हुई थी, प्रपोजल दिया हुआ था, उन्होंने छन्नी शेर आलम से ठलियाँ तक का था। लेकिन जब दोबारा काम शुरू हुआ तो इसका थोड़ा सा रूट चेंज हुआ, रेडियो पाकिस्तान से ये ठलियाँ तक आ गया, मोटरवे तक। फिर इनका ख्याल था कि क्योंकि जीटी रोड से अगर हम ट्रैफिक को उठाते हैं तो उसको वापस जीटी रोड के ऊपर लाना चाहिए, यानी कि पूरा एक रिंग बनना चाहिए। फिर इसका जो ओवरऑल कितना जो इल्जामात लग रहे हैं कि कितना एक्सटेंड किया इस रोड को, इसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया। फिर पहले इसको मोटरवे तक था, फिर इसका जो दोबारा इसका जब वो सोचा गया कि इसको दोबारा उसको जीटी रोड से जीटी रोड पे लाया जाए, ट्रैफिक को रवात से उठाया जाए और संगजानी के करीब इसको जो सा जीटी रोड पे दोबारा लाया जाए ट्रैफिक को, हैवी ट्रैफिक को। तो फिर इन्होंने इसका एक्सटेंशन की, इसकी मूरत से लेके संगजानी तक। ओवरऑल इसके अंदर कितनी एक्सटेंशन 26 किलोमीटर की एक्सटेंशन। और उसकी वजह से खर्चा कितना बढ़ा? उसकी वजह से इसका 25 बिलियन का खर्चा बढ़ा। आमिर ये अप्रूव किसने किया था? ये अप्रूव जो सा है ये पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। ये एक्सटेंशन भी इसका पार्ट था। इससे पहले जितने भी वो चल रहे थे, जो पहले वाले प्रपोजल थे वो सिर्फ जो उनसे थे प्रपोजल की हद तक थे। तो फिर ये बताएं कि ये अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया तो इसके अंदर अभी तक जो इल्जामात लग रहे हैं वो सिर्फ सिविल सर्वेंट्स पर क्यों लग रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बात क्यों हो रही है? ब्यूरोक्रेट्स की बात हो रही है, साथ पॉलिटिशियंस की बात हो रही है जिनकी वहाँ पे ज़मीनें हैं, वहाँ पे जिनकी कुछ गुलाम सरवर खान, जुल्फी बुखारी साहब, उनके लिंक्स हैं वहाँ पे। कुछ उनका लिंक कहा जाता है कि
कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ जो सी हैं वहाँ पे जो कि पहले डेड थी, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट की वजह से जब रूट अलाइनमेंट इसका वो नया बन गया तो फिर इसके बाद इसका वो अनाउंस हो गया, तो उनकी वजह से वो डेड हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनको एक रास्ता मिल गया। फिर उसके बाद उनको जो सा है वो कहते हैं कि उनको बेसिकली फ़ायदा उठाने के देने के लिए ये किया गया, जो कि फिर इसके ऊपर मगर ये अभी इतना कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ये लिंक। ऑब्वियसली गुलाम सरवर खान साहब भी डिनाई कर रहे हैं, वो कहते हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और जुल्फी बुखारी साहब ने इस्तीफा तो दे दिया मगर वो भी कहते हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेसिकली वो कहते हैं कि मेरी फैमिली के हैं उधर उस एरिया में, लेकिन ये उनका अपना डायरेक्ट लिंक अभी तक वो नहीं कर रहे। अब ये क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी एक बनाई थी जिसमें एक कमिश्नर रावलपिंडी जो कि पहले तो कमिश्नर जो से थे महमूद कैप्टन मोहम्मद महमूद, उनको पंजाब हुकूमत को किस तरह मतलब कि एहसास हुआ या ये फैसला किया गया कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? इनके पास कोई इनका कहना है कि इनके पास कोई शिकायत आई थी कि इसकी वजह से करप्शन होने के चांस हैं, और यहाँ पे कुछ हाउसिंग सोसाइटियों को 5 या 6 हाउसिंग सोसाइटीज़ का नाम लिया जा रहा है कि जिनको फ़ायदा देने के लिए इन्होंने रूट को किया, क्योंकि वो बिल्कुल डेड थी, उनका मेन रोड के साथ कोई लिंक नहीं था, क्योंकि अगर ये रोड बन जाती तो वो मेन रोड के ऊपर आ जाती और उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ जानी थी। और इस वजह से उससे पहले इस रूट अलाइनमेंट से पहले वहाँ पे सेल एंड परचेज भी हुई है, काफ़ी ज़मीनें जो सी हैं ना, पहले वो वहाँ पे कम कीमत थी, लेकिन 2018 से लेके 2021 तक एकदम उस जगह की कीमत बढ़ भी गई, और उसके बाद ये रूट भी अनाउंस हो गया, तो फिर वो कहते हैं कि डायरेक्टली कुछ फ़ायदा हुआ है लोकल पॉलिटिशियंस को, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम आ रहे हैं। सही, बट अभी तक ये ज़्यादा रूमर्स के अंदर नाम आ रहे हैं या कोई बहुत ठोस सबूत भी सामने आए? अभी तक कुछ नाम आए हैं जिन्होंने तो डिनाई किया है, जिस तरह अब अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर तोकीर शाह साहब का नाम आया था, उन्होंने जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर साबिक वो शहबाज शरीफ साहब के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो तो C-17 में उनके ज़मीनें सारी फॉल करती हैं जो कि CDA के एरिया में आते हैं, और वहाँ पे तो अभी तक लैंड एक्विजिशन जो सी है शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने संगजानी से पंजाब गवर्नमेंट के एरिया तक जो सा ना वो कनेक्ट करना था। वो टोटल 1.4 किलोमीटर का एरिया बनता है जो इस्लामाबाद के एरिया में आना था। अच्छा, ये बताइए कि ये भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस वक्त कि जो रिपोर्ट थी वो इनिशियली 3 लोगों की सामने आनी थी, मगर जो पब्लिक की गई या लीक की गई वो एक माइनॉरिटी रिपोर्ट थी। ये क्या मामला है? बेसिकली जब ये वाला मामला प्राइम मिनिस्टर ने इसको टेकअप किया और चीफ मिनिस्टर को कहा इस पर इंक्वायरी की जाए, तो चीफ सेक्रेटरी ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, एक जो कि कमिश्नर सैयद गुलजार हुसैन शाह रावलपिंडी के और DC रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन जहांगीर अहमद थे। इन तीनों को ये टास्क दिया गया था कि आपने फैक्ट फाइंडिंग इस पे रिपोर्ट बनानी है। तो जबकि वो 2 मेंबर्स जो से थे उन्होंने इसको डिनाई किया, उन्होंने कंटेंट जो से थे इसके कि उसमें सारा इल्ज़ाम कैप्टन फार्मर कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद पे डाला जा रहा था और वसीम ताबिश पे और अब्दुल्ला पे। तो उन्होंने जो सा उस पर वो किया, उन्होंने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट जो सा था अलाइनमेंट जो सी है वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एरिया जो सा है उसको किया गया है, जबकि इसमें करप्शन के चांसेस नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये रिपोर्ट इसमें एक इशू चल रहा था कि यहाँ पे नो इंटरचेंज बनेंगे और वो जो कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा देने के लिए बनाए जाने हैं। तो उनमें से जबकि उस रिपोर्ट में DC रावलपिंडी ने और एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी कोऑर्डिनेशन जो से हैं उन्होंने इससे डिसेंडिंग नोट अपना लिखा। उन्होंने कहा कि ये जो से हैं वो नो इंटरचेंज बनने थे, उनमें से 5 प्राइवेट बनने थे और 5 जो से थे वो जो जिस हाउसिंग सोसाइटी के पास आ रहे थे उन्होंने वो उसकी फंडिंग करनी थी। पंजाब गवर्नमेंट का एक पैसा भी उस पर नहीं लगना था, यानी कि वो कहते थे कि 7 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट का इसमें से बचना था। लेकिन वो जब कमिश्नर ने रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने सारा जो सा था उसमें किया कि जी यहाँ पे
पॉलिटिशियंस पे तो नहीं किसी पे भी इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो से थे फार्मर, उनके ऊपर किया कि इनकी मेलाफाइड इंटेंशन थी, जिसकी वजह से ये इन्होंने जो सा ना रूट को 26 किलोमीटर रूट एडिशनल जो सा ना उसमें ऐड किया, जिससे 26 बिलियन का जो सा है ना गवर्नमेंट को इजाफी उस पर खर्चा हुआ है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे अफगान सदर अशरफ गनी का, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू में दोबारा इल्ज़ामात लगाए हैं। एक जर्मन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए सदर अशरफ गनी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो अफगान तालिबान को इंतज़ामी और माली तौर पर सपोर्ट कर रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान का जो इंतज़ामी ढांचा है उसके अंदर जो मुख्तलिफ तैनातियाँ होती हैं वो भी पाकिस्तान के मर्ज़ी से होती हैं, या पाकिस्तान को उसके अंदर हाथ होता है। अशरफ गनी ने यह भी कहा कि जो तालिबान और पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो तालिबान की कई तंजीमें हैं फ़ैसला साजी करने के लिए जो बनाई गई हैं, उनका नाम पाकिस्तानी शहरों पे रखा गया है, जैसे कि क्वेटा शूरा, पेशावर शूरा, मीरन शाह शूरा। अशरफ गनी साहब का जो ये ताज़ा तरीन बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल का दौरा किया और अशरफ गनी से मुलाकात भी की। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं ताहिर खान साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफगान अमूर पे। वेलकम टू द शो सर। जी ताहिर साहब, ये क्या मामला है? अभी जनरल साहब की वहाँ विजिट हुई थी, वहाँ लग रहा था कि कुछ वो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और फिर एकदम अशरफ गनी साहब की तरफ से ये ऐसा बयान आता है जिसमें उन्होंने तो सारे का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की अपने प्रोग्राम में। मेरी नज़र में अफ़गान हुकूमत का और अफ़गान लीडरों का ख़ुसूसी तौर पे सदर अशरफ गनी का पाकिस्तान से जो मुतालबात होंगे, मुमकिन है कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की होंगी पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के बस में शायद ना हो। तो ये वाला जो अब ताज़ा उनका जो आपने बता भी दिया है जर्मन मैगज़ीन को, न सिर्फ सदर अशरफ गनी का बल्कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनके तो उससे भी सख्त बयान आया है। बल्कि जो जर्मन मैगज़ीन में सदर अशरफ गनी का है वो तो उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हवाले से है, लेकिन जो हमदुल्ला मुहिब ने निंगरहार में तकरीर की है ईद वाले दिन, तो वो तो मुकम्मल तकरीर पाकिस्तान के हवाले से थी और एक ख़िलाफ़ थी तहरीर। मेरे ख्याल में ये कुछ न कुछ ख़राबी तो मुमकिन है कि जिस तरह आपने कहा कि जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ की और बरतानवी आर्मी चीफ़ भी थे उसमें, तो मेरे ख्याल में वहाँ कुछ न कुछ मसाइल ज़रूर थे जिसका बाद में इन्होंने इजहार किया। लेकिन जो तरीका अफ़गान लीडर्स का है कि पब्लिकली और मीडिया में और मैगज़ीन में, और ये तो आपने कुछ हिस्सा उनका बताया, कुछ और भी बड़े ख़तरनाक उन्होंने अंदर वाली जो आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उनको सदर अशरफ गनी साहब ने कोट किया है, वो मेरे ख्याल में बाहर न आने वाली चीज़ें थी। जो पाकिस्तान का रिएक्शन माजी में भी आता रहा है, लेकिन इतने सख्त अल्फाज कभी वजारत ख़ारिजा पाकिस्तान के कभी नहीं आए। इन्होंने भी 3-4 दिन से जो मेरी मालूमात है इस्लामाबाद में मशवरे होते रहे, जो काबुल में हमारे सफ़ीर हैं वो भी इस्लामाबाद में हैं कुछ दिनों से, तो इस वजह से मेरे ख्याल में एक तल्ख सा पाकिस्तान के तरफ से, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास दलाइल भी है, जवाज़ भी है, अगर उधर से बिल्कुल मीटिंग के अंदर वाली बातें सदर अशरफ गनी ने बाहर की है, तो वहाँ जो एक खुद एक मायूसी है, शायद वो इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की है मेरे ख्याल में अफगान लीडर्स ने। सर, तो ये जो मायूसी है ये पाकिस्तान से है या ये गालिबन कुछ उनको अब अमेरिका से भी ये मायूसी है, तो इसलिए तोपों का रुख उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कर दिया? अमेरिका से तो मायूसी इसलिए है, अभी जो CBS को इंटरव्यू आया है ताज़ा
अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, तो उनको शायद ये तवक्को नहीं थी कि अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज इसी तरह चली जाएंगी जो कि अब जा रही है। मेरे ख्याल में अमरीका और नेटो कभी इसी पोजीशन में ना जाती, लेकिन अगर अफ़गान आपस में कोई न कोई पेशरफ तो करते। 8 महीने से अब 9वां महीना शुरू हो गया बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का। 12 सितंबर और 12 मई को 8 महीने हो गए, अब 9वां शुरू हो गया। तो अमरीकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, उन्होंने कुछ हफ्ते पहले कह दिया कि ये तो अफ़गानों का मामला है, हम मज़ीद वहाँ नहीं ठहर सकते। तो ये मैसेजेस होते हैं अफ़गान्स को, लेकिन अगर अफ़गान आपस में नहीं कोई पेशरफ्ती नहीं करते नए निज़ाम पे। मसला क्या है? मसला ये है कि तालिबान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते, सदर अशरफ गनी साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। सदर अशरफ गनी साहब फिर कहते हैं कि पाकिस्तान उनको अपने मौक़िफ़ से भी उनको मजबूर करे कि वो पीछे हट जाएं और उनको राज़ी भी करे कि मौजूदा सेटअप में आ जाए, जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात अफ़गानों का इशू है, उसमें कोई शक नहीं है, और अफ़गान खुद भी नहीं चाहेंगे कि दीगर ममालिक उसमें आए। कुछ लेने और देने का मामला होता है कि अशरफ गनी साहब को शायद पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, अगर वो कुछ कुर्बानी तो दे ना। उन्होंने जो नया फार्मूला पेश किया है, जो इस्तांबुल में प्लान था कि वहाँ पेश करेंगे, उसमें भी तो है कि 3 साल मजीद वो रहेंगे और वो इंटरम लीडर रहेंगे और तालिबान उनके साथ शामिल हो जाए। अब ये अगर इस तरह का वो फार्मूला हो तो तालिबान कहते हैं कि नहीं, एक नया सिस्टम हो, नई हुकूमत हो जिसमें तमाम। ताहिर साहब, पर ये बताइए कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मसला जो है वो लैक ऑफ प्रोग्रेस का है, पर सर ये अगर लैक ऑफ प्रोग्रेस एक तरफ के कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है जो अमन मुज़ाकरात है, दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका ने कह दिया है कि वो जा रहे हैं, तो उसके इस में अगर जब वो इस तरह के सख्त बयानात देते हैं या पाकिस्तान के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, तो क्या वो सिर्फ अपने गुस्से का इजहार करें या अशरफ गनी साहब या बाकियों का ये ख्याल है कि इस तरह के बयानात दे के वो जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं उनको रोक पाएंगे? मकसद क्या है? मेरे ख्याल में इस तरह के बयानात से ना तो जो गैर मुल्की अफवाज है वो वापस वो रह जाएंगी, उनकी कोशिश अलबत्ता है, अमेरिका की भी कोशिश है। जो बरतानवी जो आर्मी चीफ गए थे हमारे आर्मी चीफ के साथ, इसी मकसद के लिए गए थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो और एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हो जाए। अमरीकियों को, बरतानिया को और इस तरह नेटो को, उनको ये मालूम है कि जब तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस के माबैन और दोनों हुकूमतों के माबैन मामलात हल नहीं होते तो कोई चीज़ भी नहीं होती। आज देखो ना, आज क्या हुआ है, चीन के वज़ीर ख़ारिजा की हमदुल्ला मुहिब से भी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी अफ़गानिस्तान की बात हुई है, और आज हनीफ अतमर से अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा से भी हुई है। मेरे ख्याल में चीन के वज़ीर ख़ारिजा का ये जो ताज़ा कॉन्टैक्ट हुआ है, ये इसी तनाजुर में हुआ है। आपको याद होगा कि जब वो एक ट्रक बम हमला हुआ तो बहुत शदीद किस्म का, गालिबन 2017 में, तो उस वक़्त भी यही वज़ीर ख़ारिजा चीन के काबुल चले गए, फिर इस्लामाबाद आए, फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन का एक सेफरी फोरम भी बना। दुनिया चाहती है, और ख़ासकर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपने की। नाज़रीन आज बस इतना ही। विल बी बैक एट द सेम टाइम।